वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीलम शर्मा। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है। पर करंट समझने के लिए आपको पहले ये पता करना होगा कि चार्जेस क्या होते हैं। चार्ज तो चार्ज एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है चार्जेस के फ्लो करने से करंट बनता है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का अगर आपको मतलब समझ नहीं आया है तो मैं बता देती हूँ। इनहेरेंट मतलब जो पहले से होती है, ये हम कुछ नहीं करते हैं, चार्ज उसके अंदर पहले से ही होता है। ठीक है, तो चार्ज भी दो तरह के होते हैं, शायद आपको पता होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो इतना शायद आपको समझ आ गया होगा। तो चार्जेस के फ्लो, जब चार्जेस फ्लो करते हैं तभी हमें करंट मिलता है और करंट से ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो अब आपको करंट की डेफिनेशन लिखवा देते हैं। इट इज द रेट ऑफ फ्लो of charges in a electric circuit it is the rate of flow of charges in an electric circuit or conductor। कंडक्टर आई होप आपको पता होगा। कंडक्टर मतलब वो चीज जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे वो कंडक्टर, और जो पास ना होने दे वो इंसुलेटर। ठीक है, तो अब आपने इतना समझ ही लिया है, तो अब मैं आपको करंट का फॉर्मूला बताती हूँ। I इज इक्वल टू Q बाय T। ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिला? ये फॉर्मूला हमें इसी डेफिनेशन से मिला है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। मतलब रेट तो मतलब टाइम से ही होता है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस Q बाय T। Q हम चार्जेस के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज, और ये है टाइम। अब मैं आपको इन सब की SI यूनिट बता देती हूँ, आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। चार्ज की SI यूनिट है कूलम। और टाइम की तो हम सबको पता ही होगा, सेकेंड। तो अब आपको इन तीनों की मैंने SI यूनिट तो बता दी है, एम्पियर, कूलम एंड सेकेंड्स। ठीक है, तो अब आपको चार्जेस बता दिया है मैंने, पॉजिटिव, नेगेटिव, करंट और करंट का फॉर्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चार्ज की प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही होंगी। लाइक चार्जेस जो है रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताती हूँ। पर पोटेंशियल डिफरेंस बताने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज हमारी रह गई कि करंट हम मेजर कैसे करें। करंट मेजर मतलब हम करंट को कैसे पता लगाएंगे कि ये कितने एम्पियर का करंट है। तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, उसको हम एमीटर बोलते हैं। अब हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम, पहले मैं आपको सिंपल शब्दों में बताती हूँ। जब हम किसी सर्किट में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसकी कोई वोल्टेज होती है, और सर्किट में जैसे कि ये बैटरी है और इधर एक सपोज बल्ब है। ठीक है ना, तो ये 3 वोल्ट की है, तो ये 3 वोल्ट गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 होगा, लेकिन थोड़ी बहुत ये भी तो कंज्यूम कर लेगी ना, थोड़ी बहुत
बैटरी की जो वोल्टेज है ये बल्ब भी तो कंज्यूम कर लेगा, तो यहाँ पे थोड़ी कम वोल्टेज आएगी हमारे पास। तो ये जो पोटेंशियल का वोल्टेज का जो डिफरेंस हो जाता है हमारे पास, जो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज का डिफरेंस हुआ है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। मैं आपको डिफाइन लिखवा देती हूँ इसकी। देखो डिफाइन ये तो आपके फॉर्मल शब्दों में हो गई बुक की भाषा में, लेकिन असली मीनिंग इसका वही होता है जो मैंने आपको बताया है। वैसे अगर आप इसको समझो तो ये भी वही बात हो गई जो मैंने बताई है कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सर्किट में जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो कुछ ड्रॉप हो जाता है पोटेंशियल का, तो जो वो डिफरेंस होता है उसी को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। वही आपको बुकिश लैंग्वेज में वही बात लिखाई है। अब हम आपको यूनिट बताएंगे। यूनिट होती है इसकी वोल्ट। वोल्ट हम वी लिखते हैं। ठीक है, डिवाइस जो हम यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए वो होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ओम्स लॉ। तो हम अब ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिखवाती हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगी। तो ये है ओम्स लॉ की स्टेटमेंट। ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को ही बोला गया है, कंफ्यूज मत होना। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट और द कंडक्टर प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? V is directly proportional to I। V इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, तो वो है R। R एक आपके लिए नया टर्म है, वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, R फॉर रेजिस्टेंस। और एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको ओम्स लॉ का जो पता होना चाहिए, ये है कि जब ओम्स लॉ के लिए जब ग्राफ बनाते हैं, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जब ग्राफ बनाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है मतलब ओम्स लॉ जो है फॉलो किया गया है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है ग्राफ मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम रेजिस्टेंस, ये क्या होता है रेजिस्टेंस, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, और इसका ग्राफ भी कई बार आ जाता है पेपर में। और हाँ, एक और चीज कि इस ग्राफ के स्लोप से हमको रेजिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, स्लोप से। तो रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजिस्टेंस। द अपोजिशन, ये एक तरह से अपोजिशन होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसको कुछ चीज अपोज भी तो करेगी ना, करंट को फ्लो करने से ये रोकता है। ये करंट जैसे आराम से करंट जा रहा है, तो अगर हमने रजिस्टर लगा दिया, ये रजिस्टर का जो है ये सिंबल होता है, अगर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां से जैसे सपोज करो 5 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यहाँ से बहुत ही कम करंट जाएगा, करंट की वैल्यू यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि करंट को इसने रोक दिया, अपोज कर दिया। तो रेजिस्टर या रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को अपोज करना या करंट को कम करना। ठीक है, करंट को रोकना। इसकी SI यूनिट पता होनी चाहिए, वो है
ओम, ओम, और ऐसे लिखते हैं। ओम्स लॉ में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है, तो V बाय आई इक्वल टू आर। V की होती है वोल्ट, मैंने आपको बताया था, I की एम्पियर, और इसकी ओम। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। इट डिपेंड्स, ये करता है, R is directly proportional to length of the conductor। लेंथ मतलब उसकी लंबाई से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर उसकी लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। R is inversely proportional to area। इनवर्सली मतलब कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और एरिया अगर घट गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है। टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये लेंथ बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। और फोर्थ चीज जिस पे डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। जो कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है, जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इसी की रेजिस्टेंस की नेक्स्ट चीज आ जाती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये रेजिस्टेंस कोई जब हम प्रॉपर्टी में कर देते हैं, मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है कोई कंडक्टर, तो उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर। बाय अ कंडक्टर। ठीक है। तो R इक्वल टू L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के। तो ये जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और रो, रो, तो रो की वैल्यू होती है R A बाय L। ठीक है। और इसकी यूनिट है, ये रेजिस्टिविटी है। ठीक है। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। अब लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ रेजिस्टेंस करता है। अब थोड़ा सा आपका लास्ट या सेकंड लास्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है। एक होता है सीरीज। सीरीज जब हम एक रजिस्टर जहाँ खत्म हुआ उसी को ही दूसरा रजिस्टर के साथ और उसी को ही तीसरे रजिस्टर के साथ जोड़ लेते हैं। ये R1 है, R2 है, ये R3 है। ये तीन रजिस्टर हमने एक साथ जोड़ दिए एक ही लाइन में, तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज तो हम टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे? R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको अगर जैसे इसकी वैल्यू 3 दी है, इसकी 2 दी है और इसकी 4 दी है, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9, तो 9 ओम हो गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। और नेक्स्ट होता है पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, फिर अगला रेजिस्टेंस उसके नीचे होगा और अगला यहाँ पे होगा। ये सपोज R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R टोटल क्या होगा 1 अपॉन, ये भी 1 अपॉन हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब जैसे अगर ये जैसे 2 है तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये 3 है तो 1 अपॉन 3 और ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो वो एलसीएम लेके वो तो आता ही होगा, आप लोगों को प्लस कर देंगे। अब जब आप लोगों ने इतना समझ ही लिया है तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं,
वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब मैं आपको एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट एक्सप्लेन करूंगी कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा हुआ ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का काम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इस सर्किट के साथ सीरीज में लगा हुआ ये एमीटर है। एमीटर आपको पता होगा कि करंट मेजर करता है। और ये की है, ये की अभी ओपन है, इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करते हैं, ये हमने की क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से। ये बैटरी का जो लंबा वाला होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो छोटा वाला होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो सर्किट में फ्लो करता है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक। तो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, करंट आया। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये सर्किट में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अब आप देखो करंट ऐसे जा रहा है तो सेल के अंदर कहाँ फ्लो करेगा, इतना में देखें तो सेल के अंदर तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है ना। ये देखो बैटरी ऐसे है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट पॉजिटिव से जा रहा है और नेगेटिव से आ रहा है। तो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है बैटरी में, इधर इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये एक आपकी इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली चीज है कि सर्किट में करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को फ्लो करता है और बैटरी के अंदर करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। और नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल मैंने आपको बता दिया है, लंबा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। तो बस यही है इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब मैं आपको बता रही हूँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। इसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से भी जानते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब आपने देखा होगा कुछ कई बार होता है जब करंट भी ज्यादा फ्लो करता है तो हीट भी हो जाते हैं कुछ अप्लायंसेस, मतलब कि वो गर्म हो जाते हैं। तो वो गर्म कैसे होते हैं, क्योंकि H जो हीट प्रोड्यूस होती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब ये I इज फॉर करंट, ये R है रेजिस्टेंस और ये T है टाइम और ये है हीट प्रोड्यूस्ड। तो ये जो हीट होता है वो ज्यादा करंट के फ्लो करने की वजह से और रेजिस्टेंस के अपोज करने की वजह से, इन दोनों की वजह से ही हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशंस हैं जो आपके घरों में हीटर्स होते हैं, गीजर्स होते हैं, और इंडक्शन वाला अगर किसी के घर में चूल्हा है तो वो भी, और प्रेस। जो भी अप्लायंसेस आपके गर्म करने का काम करते हैं, मतलब गर्म हो जाते हैं जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हैं, वो सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की ही एप्लीकेशन में आते हैं। और सबकी बात यही होती है कि जब करंट फ्लो करता है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, तो करंट और रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है और इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला रह गया शायद पावर का। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और पावर इज इक्वल टू वी आई, और पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये पावर के फॉर्मूले हैं। ये इसमें V वोल्टेज है, I करंट है, इधर I करंट है, R रेजिस्टेंस है, और इधर वोल्टेज और रेजिस्टेंस। अब आपको क्वेश्चन में जो भी दो चीजें दी हो उस हिसाब से आप पावर का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। प्लीज कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, और समझ आया गया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आपको क्या अगला चैप्टर समझना है कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू।